हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। पीवाई की सीरीज लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है जो मैं कराया हूँ। प्रभात सर आपको हिस्ट्री कंटिन्यू कराएं तो हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट पे है। दूसरी तरफ के करंट अफेयर की क्लासेस जा रही हैं, बीपीएससी और बिहार स्पेशल की क्लास गई है, फिर इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर गए हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो अभी जियोग्राफी चल रही है, अभी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, तो छठ तक लगभग हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। जो 1-2 लेक्चर बचेगा वो अलग से चला जाएगा। पीवाईक्यू डिस्कशन क्यों ज़रूरी होता है कि पीवाईक्यू के से पूरा सिलेबस की क्लियरिटी बनती है, चीज़ें आपके रीच में आती हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है और क्या पढ़ना है ये समझ में आता है। फिर जैसा आपको बार बार इन्फॉर्म किया गया है कि 1 नवंबर को ऐप लॉन्च हो जाएगा दीपावली के दिन, और बहुत ही नॉमिनल फीस में 120 घंटों से ज़्यादा का कंटिन्यू प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो आप उसको ज्वाइन करिए और बहुत ही नॉमिनल प्रोसेसिंग फ़ी केवल 59 रुपीज़ में आपको 120 घंटे से ज़्यादा क्लास मिलेगी। तो आप समझे 50 पैसे से भी कम आपका पर आवर की कॉस्टिंग जाएगी। तो अब आज का सीरीज शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने। द अर्थ, तो अर्थ के रिगार्डिंग क्या है पहला क्वेश्चन। The country which has the longest north and south latitudinal extension of its territory। तो पहले तो ये देखो कि आप मैप या ग्लोब जब भी देखते हो तो उसमें कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो ये वर्टिकल लाइंस है इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजेंटल लाइन है इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्लियर हो गया? तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो जैसे मान लो इंडिया है ये, तो ऐसे बनता है आपका। तो जब आप मैप पे देखोगे तो एक यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, फिर यहाँ कौन सा लैटिट्यूड, तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है चाइल। साउथ अमेरिका में एक देश है। आप साउथ अमेरिका का जब मैप बनाएंगे इस तरह से बनेगा ऐसे। तो साउथ अमेरिका में एक देश है, ये चाइल है इस तरह से। तो ये चिली जो है इसी का एक्सपेंशन सबसे लंबा है, नॉर्थ साउथ, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर हो गया? इसका आंसर है चिली या चाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ। कैंसर का जो है वो सबसे ज्यादा एरिया किसका कवर करता है? तो कैंसर आपको पता होगा कि हम ग्लोब पे जो मेजर लाइंस होती हैं, ये 0 डिग्री इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और पोल होता है 90 डिग्री। अब अगर कोई चीज़ 90 डिग्री पे राइट एंगल बना रहा है और ऐसे टिल्टेड है, तो ऑर्बिटल प्लेन पे जो एक्सिस बनेगा वो 66.5 का बनेगा। ये नॉर्थ हो जाएगा। सेम हम नीचे कर देते हैं 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये सॉरी, ये साउथ है। क्लियर हो गया? अब पूछ रहा है कि इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कैंसर। 23.5 नॉर्थ को लाइन ऑफ कैंसर, और 23.5 साउथ को हम कहते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा। खासियत क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में पूरी सनलाइट पड़ती है पूरे साल, और ये मूव होता रहता है। तो इसका आंसर है मालवा प्लेटू। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका आंसर है मालवा प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच अब इट्स 12 नून एट ग्रीनविच। इसको निकालना पड़ता है। देखो
जो पृथ्वी का पूरा एक्सिस पृथ्वी को गोल माना गया है, हालांकि पृथ्वी का शेप जियोइड होता है, लेकिन इसको हम स्फेरिकल ले लेते हैं। तो जब गोल सर्कल लेते हैं तो 360 डिग्री का होता है गोले का कोण, और अगर 24 से भाग देते 24 आवर, तो अर्थ कितना मूव की? अर्थ मूव की 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अर्थ कैसे चलती है? वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या देखिएगा, ये अर्थ बना दिए, ये 0 डिग्री बना दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट। तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ये मान लेते हैं 30 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री। अब ये 12 बज रहा है, 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, नून, दोपहर का। तो अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 घंटे में अर्थ कितना चली है बताइए? 15 डिग्री। तो इस समय जो टाइम होगा यानी कि 2 घंटे आगे होगा, वेस्ट से ईस्ट चले, तो यहां पे होगा 2 PM। यही निकालने की टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम ऑफ कैरो, कैरो मतलब कि काहिरा, कैरो इज 2 आवर्स अहेड फ्रॉम द ग्रीनविच, हेंस इट इज लोकेटेड एट, मतलब 2 घंटा आगे है। यानी कि अब वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 0 डिग्री, इसी 0 डिग्री को हम GMT बोलते हैं। आप मोबाइल में भी लगाते हैं तो पूछता है आपसे टाइम है, जब सेट करते हैं व्हाट टाइम एट GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, उसी को मानते हैं। अब कह रहा है कि 2 आवर्स अहेड, अभी बताए थे 1 घंटे में 15 डिग्री चलती, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री ईस्ट पे है, कौन सी जगह? कैरो यानी कि काहिरा, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बी आंसर है इसका। सेम क्वेश्चन जो उधर पूछ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस इज लॉन्गिट्यूड। अभी बताया आपको, जो मैप पे 2 तरह की लाइनें होती हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड से हम डेट और टाइम, डेट एंड टाइम सेट करते हैं। क्लियर हो गया? और लैटिट्यूड से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसका आंसर होगा द बेसिक डिसाइडिंग स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्या दे रहा है? द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस। अच्छा, लॉन्गिट्यूड के साथ साथ बेटा प्राइम मेरिडियन भी दिया है। तो 0 डिग्री जो GMT लाइन है, इसी को पूरे वर्ल्ड का बेस माना जाता है। तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा प्राइम मेरिडियन GMT, इससे सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। देखो, जो ये 0 डिग्री बन रही है, 0 डिग्री के ठीक पीछे ग्लोब पे जब देखोगे तो 3 डायमेंशनल निकल के आएगा। तो उसकी मोटाई जो होगी, तो लॉन्गिट्यूड की डिफिनीशन क्या होती है कि ऐसी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ दे। तो 0 डिग्री का जो बैक है उसी को 180 डिग्री कहा जाता है। तो ऐसे कर लीजिए, इसके एंटीपोडल जो होगा, एंटीपोडल ऑफ 0 डिग्री इज 180 डिग्री, इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। अच्छा, 2 बातें, सारे लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन होता है एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसको माना जाता है नून मेरिडियन, दोपहर का 12, और इसको माना जाता है मिडनाइट मेरिडियन,
रात का 12, ठीक है। तो ये इसको चूंकि इस पे हम एक डेट एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसको किसी भी लैंड पार्ट से नहीं खींचा गया है, क्योंकि इसके एक साइड आज मंगलवार है, दूसरा साइड बुधवार होगा, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को डेट ही एक पूरी एडजस्ट कर दी जाती है। एक किसी लैंड पार्ट से ना खींच के 3 जगह टिल्ट मारा गया इस लाइन को। ये लाइन जाती है पैसिफिक ओशन से। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मार्कर, हाँ, तो डिस्कशन चल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लोकेटेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री 23.5 नॉर्थ, इसी को हम कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके उत्तर में कौन है? भोपाल, आइजोल, रांची। बताइए आप लोग। ऑब्वियस सी बात है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैप का क्वेश्चन था ये। द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नदर्न हेमिस्फीयर इज ऑन। देखो इसको ऐसे समझ लो, बता दे रहा हूं। ये 0 डिग्री बेटा 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, फिर आपका 23.5 साउथ, 66.5 साउथ और 90 डिग्री साउथ। क्लियर हो गया। अब ये बनाते हैं सन। तो सन का जो पूरे साल में अर्थ का जो पोर्शन सामने जाता है वो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ ही जाता है। ध्यान रखिएगा। अब इस पर डेट समझिएगा। 23 मार्च और 21 सितंबर, सॉरी उल्टा बोल दिया, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये 2 डेट ऐसी है जब सन इक्वेटर पे वर्टिकल रहता है, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर, 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात। इसके बाद से 21 मार्च से सन उत्तर की तरफ चलता है और 21 जून तक चलता रहता है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया जो है 21 जून को, या नॉर्थ इंडिया का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर 21 जून को सबसे ज्यादा सनलाइट पाता है। क्लियर हो गया। तो 21 जून की डेट ये हो गई और उसके बाद इसका सदर्नाइजेशन शुरू होता है। ये 23 सितंबर को पहुंचता है और फिर लाइन ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ जाता है। तो अर्थ का इतना ही पोर्शन यही पोर्शन सन के इंटरफेस में जाता है सीधे। क्लियर हो गया। 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, यही पोर्शन सन के सामने जाता है। तो जब अर्थ यहां रहेगा तो ये 21 जून हो गया और ये 21 दिसंबर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नदर्न हेमिस्फीयर 21 दिसंबर, लॉन्गेस्ट डे 21 जून। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s आर ब्लोइंग। देखो, दहाड़ता चालीसा, भयानक 50 और चीखता 60, ये नाविकों द्वारा दिए गए नाम है। आपको समझना क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि 81% जो लैंड पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में सेटल्ड है और 19% लैंड पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में है, जिस वजह से हवाएं ये यहाँ भी चलती है, नदर्न में भी चलती है,
लेकिन लैंड होने की वजह से बैरियर्स आ जाती है, हवा टूट जाती है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में इन हवाओं को कोई ब्रेक नहीं मिलता है, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं और एकदम दहाड़ते हुए चलती हैं। तो रोरिंग 40 बहुत तेज चलती है, तो भयानक 50 और चीखता 60, तो साउदर्न हेमिस्फीयर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउदर्न कॉन्टिनेंट broken from the Pangea is called, the southern continent broken from the Pangea is called, बताइए। दो पार्ट में टूटा था, एक टुकड़ा हुआ करता था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब पढ़ेंगे इसको पैंजिया बोलते थे, और जब ये टूटा तो इसके नदर्न पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड और साउदर्न पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो ये नॉर्दर्न हो गया, नदर्न पार्ट, और ये सदर्न पार्ट हो गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The southern continent broken from Pangea is called Gondwana land. Next question. Continent have drifted apart because of volcanic eruption. Continents का ड्रिफ्ट होता है, क्यों होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज, प्लेट विवर्तन की, हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तन की के कारण ड्रिफ्ट होता रहता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको प्लेट। कोको प्लेट एक स्मॉल प्लेट है, ये कहाँ पे है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है, पैसिफिक प्लेट। अर्थ जो है 7 बड़ी और 20 स्मॉल प्लेट आइडेंटिफाई की गई हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अर्थ एंड सन के बीच की जितनी दूरी होती है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Rust Bowl of the US is associated with one of the following region. रस्ट बाउल कहां से जुड़ा हुआ है? एक्चुअली क्या है कि अब इसमें किस तरह बताया जाए, ये नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सारा रस्ट बाउल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्रियल एरिया से है। इंडस्ट्रियल एरिया जहां होता है तो जो गंदगी उड़ती है, पॉल्यूशन उड़ता है, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, ये जब आप फोर्स पढ़ते हैं बेटा वहां पे आता है ओरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक फोर्स का मतलब होता है पर्वत निर्माणकारी बल, इसीलिए क्या कहा जाता है? फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत। जब फोर्स आप पढ़ेंगे तो 2 फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फोल्डिंग टेंशन, और एक और फोर्स होता है कंप्रेशनल फोर्स। तो फोल्डिंग ही जब ज्यादा होने लगती है उसको कंप्रेशनल बोल दिया जाता है। तो फोल्डिंग और टेंशन 2 ऐसे फोर्सेस हैं जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है, पर्वत निर्माणकारी बल है ये। अगला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव कोरियालिस फोर्स रिजल्ट इनटू, कोरियालिस फोर्स किससे रिलेटेड है? कोरियालिस फोर्स अर्थ के रोटेशन से जुड़ा हुआ है। जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे कोरियालिस फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, फेरल्स लॉ एंड कोरियालिस फोर्स।
इससे 3 सेल्स, हेडली सेल, पोलर सेल और कोरियालिस सेल का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन और बनता है कोरियालिस फोर्स कहाँ एब्सेंट है, इक्वेटर पे नहीं है कोरियालिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is true about the troposphere? ट्रोपोस्फियर के बारे में कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही हैं? तो पहला ही सही है, इट एवरेज हाइट अप टू 13 किलोमीटर। जब मान लो अगर हम अर्थ से चले, ये बना दिए अर्थ एक टुकड़ा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस तरह से हमारे वायुमंडल की परतें हैं ये। और ये जो लाइन बन रही हो जाएगी ट्रोपोपाज, ये स्ट्रेटोपाज, एक यहाँ पर लाइन बनती है ओजोन O3, फिर ये मेसोस्फियर, ये एक्सोस्फियर। तो इस तरह से बढ़ा गया। तो ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। और ख़ास बात ये है कि जितने भी वेदर इंसिडेंसेस, मौसम की घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ यहीं होती है ट्रोपोस्फियर में, मौसम संबंधित सभी घटनाएं। इसीलिए क्वेश्चन और बनता है कि वायुयान चालकों के लिए सबसे बढ़िया मंडल कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से बाहर निकल जाइए जो लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं, तो किसी तरह का वेदरिक हर्डल नहीं होता है। इसीलिए कभी गौर करिएगा, प्लेन कम क्रैश करते हैं, हेलीकॉप्टर अक्सर क्रैश कर जाते हैं। हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश करते हैं? क्योंकि वेदर की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है और ये इतना ऊपर जाते नहीं है, 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर बार बार क्रैश होते रहते हैं जब भी हिली एरिया वगैरह में जाते हैं। तो क्लियर हो गया। लेकिन जो सेट है, प्लेन्स वैसे नहीं क्रैश करते हैं। अगर कोई ह्यूमन मिस्टेक, मानवीय भूल हो, तभी प्लेन क्रैश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसको ओटेक एनर्जी बोलते हैं एक्चुअली, इंडिया भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ओटेक एनर्जी क्या है कि प्रेशर से तो कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन। बिल्कुल सही है। जब आप ओशन का ऐसे चार्ट बनाएंगे तो जो थर्मोक्लाइन होता है, ये आपका जो 500 मीटर तक ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इसमें भी शुरुआती 200 मीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके नीचे जब ऐसे लाइन बनती है तो यहाँ से ऐसे और ऐसे तेज़ी से गिरता है, इधर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। क्लियर हो गया। तो जहाँ पे लेयर्स बदलती हैं वहीं से एनर्जी खींचा जाता है, इसी को ओटेक एनर्जी बोलते हैं। इसका कुलशेखर में, तमिलनाडु में प्लांट लगाया जा रहा है। The theory that states pieces of the Earth's crust are in constant slow motion, driven by movement in the mantle, is called the theory of continental drift, the theory of Pangea, the theory of tectonic, the theory of plate boundaries। तो पहली बात तो प्लेट बाउंड्रीज नाम की कोई थियरी है नहीं, ठीक है। तो अब इसका आप लोग बताइए क्या है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी रॉन्ग प्रूफ हो गई है। पैंजिया को माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता है, लेकिन जो सबसे सुटेबल थियरी आज के डेट में कंटिन्यू है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ध्यान रखिएगा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत लगभग अर्थ क्रस्ट के 95% मामलों को एक्सप्लेन कर देता है। हालांकि 5% ये भी प्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी ये थियरी सही है। सारे वॉल्केनो और सारे अर्थक्वेक्स को बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। बताओ भाई, किस वजह से नया क्रस्ट का निर्माण होता रहता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक वॉल्केनिज्म दो तरह से होता है, एक सेंट्रल इरप्शन होता है जिसमें इस तरह का वॉल्केनो बनता है, ये आ जाता है, इससे मैग्मा निकलता रहता है, निकल के जमता रहता है, इसको हम वॉल्केनो समझते हैं। एक फिशर इरप्शन होता है ऐसे, और ये प्लेटों के सहारे ऐसे मैग्मा जमता रहता है, इसको बोलते हैं रिड्ज। ये समुद्र के अंदर होता है। और मिड अटलांटिक रिड्ज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो
तो सी फ्लोर बढ़ रहा है, यानी कि प्लेटें जब डाइवर्जेंट मूव कर रही है तो अंदर का मैग्मा निकल के जम रहा है। अर्थ को कैसे समझना है? अर्थ का ये देखो, अर्थ की 3 लेयर्स हैं, कोर, ये है मैंटिल, और बाहर जिसपे हम है ये है क्रस्ट। अब ये मैंटिल किस फॉर्म में है? मैंटिल मोल्टेन है और हॉट है, इन हॉट एंड मोल्टेन फॉर्म मैंटिल है ये पूरा। क्लियर हो गया? और जहां भी क्रस्ट में इसको जगह मिलती है फाड़ के निकलने लगता है, इसी को हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। और अब आपको मजेदार बात बताऊं कि क्रस्ट की जो मोटाई है वो मुश्किल से 30-35 किलोमीटर है और मैंटिल की जो थिकनेस है वो लगभग 3000 किलोमीटर है। अब अगर अर्थ के अंदर से मैग्मा निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं पिघली हुई परत है, और ये पूरा मैंटिल पिघला हुआ है। तो ये जो पिघल के निकलता है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि जब 2 प्लेटें लैंड टुकड़े अलग अलग दिशा में जाते हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या, नीचे 1500 डिग्री का मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा दोनों प्लेटों के किनारे आगे जमेगा, इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये आपका खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच। और 59 रुपीज में आपको पूरा कोर्स 120 घंटे से ज़्यादा का दिया जा रहा है। 1 तारीख को ऐप लॉन्च हो जाएगी और छठ के बाद उस ऐप से लगातार क्लासेस, आप मान लीजिए 7 तारीख को छठ है तो 8 या 9 तारीख से आपको लगातार 20 दिन के अंदर पूरे प्री को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी आप पूछ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़िए, उस पर क्वेश्चन करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।